हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं फिर लेके हाजिर हूं रामचरण शर्मा का एनालिसिस, जिसको हम कर रहे थे लगातार, आपको पता होगा। और आज मैं बातें करने वाला हूं इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत को लेकर के। ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक रामचरण शर्मा जी के पुस्तक में तीसरे नंबर का टॉपिक है, जिसे मैं चौथे नंबर का करके पढ़ाऊंगा। चौथा लेक्चर है इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, इन्हें मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। क्या ऐसे कौन से स्रोत होते हैं, ऐसे कौन से रिसोर्सेस होते हैं जिनके आधार पर इतिहास का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसी को लेकर के आज परिचर्चा है, उसी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रामचरण शर्मा के पुस्तक में आप देखेंगे कि इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत में रामचरण शर्मा सबसे पहले बात करता है उनके स्रोतों के बारे में, फिर बात करता है इतिहास के निर्माण के बारे में। पहले आप स्रोत को तो जान लो, रिसोर्सेस को तो जान लो कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, उसके बाद उन्हीं रिसोर्सेस को लेकर के क्या किया जाता है, इतिहास का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या होते हैं रिसोर्सेस, इसको लेकर के बातें करेंगे। तो रामचरण शर्मा का जो पुस्तक है उसमें ये सब हेडलाइन है, तो मैं उनको देख लीजिए। भौतिक अवशेष, सिक्के, फिर बातें उन्होंने की है शिलालेख के बारे में, फिर उन्होंने बातें की है साहित्यिक स्रोत को लेकर के, फिर उन्होंने विदेशी संदर्भ, है ना, विवरण संदर्भ सेम ही है, इनकी बातें की है। साथ ही साथ बातें की है उन्होंने ग्राम चित्र और प्राकृतिक विज्ञान को लेकर के, थोड़ी सी बातें की हैं। फिर इतिहास बोध, यानी प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का ज्ञान था या नहीं था, उसके बारे में उन्होंने बातें की है। फिर अंतिम में बातें की हैं कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है और अब इतिहास का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। इन सब चीजों को मैंने आसान भाषा में क्या कर दिया है, बना दिया है। उसको पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। ये देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों की हम बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत में आता है आपके साहित्यिक स्रोत, फिर आता है पुरातात्विक स्रोत, फिर आता है विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी संदर्भ या विदेशी स्रोत। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। साहित्यिक स्रोत में आता है भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। इसी विदेशी साहित्य को, ये विदेशी साहित्य सेम ही है बस, ठीक है। वो विदेश का इसलिए उसको अलग से भले ही बांट देते हैं, लेकिन ये सेम ही है, इतना आप समझ लीजिए। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य है और धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इन दोनों की बात भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इतिहासकार करता है। पहली बातें, जैसे मैंने बताया, पहली जो बात करता है इतिहासकार, वो बात करता है पुरातात्विक स्रोत को लेकर के। इनमें उत्खनन सामग्रियां, यानी कि भौतिक अवशेष करके उन्होंने बात किया होगा। अवशेष करके बात किया। साथ ही साथ इन भौतिक अवशेषों में आप कह जाते हैं विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, और मानव पशु के अवशेष हैं, उनके हड्डियों के अवशेष हैं, ये आ जाते हैं। अभिलेख करके वो लिखता नहीं हेडलाइन में, लेकिन बात करता है शिलालेखों की, ताम्रपत्र, मुहरों और गुफा लेखों की बातें वो करता है शिलालेखों में। और सिक्के की बात तो उसने स्पष्ट की है, ये हेडलाइन ही है। साथ ही साथ स्मारक एवं भवन की बातें नहीं करता और कलाकृतियों की बातें नहीं करता। हम लोगों को रामचरण शर्मा के अंतर्गत पढ़ना है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को लेकर के हमको पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम किससे स्रोत को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत को। तो देखते हैं, ये देखिएगा, ये मैंने आसान भाषा में बना दिया है। जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें है आपके भौतिक अवशेष, फिर है सिक्के, फिर है आपके शिलालेख, और साहित्यिक स्रोत हैं उनमें है, उनको हम पूरा बात करेंगे वेद पुराण को लेकर के। साहित्यिक स्रोत को धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्रोत दोनों को लेकर के, इनमें दोनों को लेकर के, धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों को लेकर के इसमें हम बात करेंगे। फिर विदेशी संदर्भ है ना, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बातें करेंगे हम आपके ग्राम चित्र, प्रकृति विज्ञान को, फिर बातें करेंगे इतिहास बोध को लेकर,
और अंतिम में हम बातें करेंगे इतिहास निर्माण को लेकर के। इतने टॉपिक्स में हमको बातें करनी है, ठीक है। तो चलिए, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। भौतिक अवशेष पुरातात्विक स्रोत है, आपको पता होगा, ये देख लीजिए, आसान, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बातें कर रहे हैं भौतिक अवशेष को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर। भौतिक अवशेष ऐसी वस्तुएं जिन्हें क्या करता है प्राचीन मानव उपयोग करके छोड़ दिए होते हैं, वे सभी चीजें भौतिक अवशेष के रूप में आते हैं। भौतिक अवशेष के रूप में आते हैं भवन आते हैं, जो पुराने भवन हैं जिन्हें उपयोग करके मानव ने छोड़ दिया है। औजार आते हैं, खास करके प्रागैतिहासिक काल के औजार और हड़प्पा कालीन औजार, बहुत से औजार हैं, तो वे आते हैं। साथ ही साथ आते हैं मिट्टी के बर्तन, और आते हैं सिक्के जिन्हें राजा महाराजाओं ने प्रयोग करके छोड़ दिया। साथ ही साथ मूर्तियां आती है, और आते हैं आपके हड्डियां। अब इसको तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, जब वो चल बसेंगे इस दुनिया से, तो जान नहीं छोड़ना चाहते फिर भी छूट ही जाता है, ठीक है। बीज एवं परागकण, यानी विभिन्न प्रकार के बीजों का जैसे हम आज उपयोग करते हैं, उसी तरीके से वे लोग भी रखते होंगे, जैसे बना करके मटके में भर करके या कुछ भी करके या मिट्टी में दफन करके रखते होंगे, तो उनके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। वे भी क्या आते हैं, भौतिक अवशेष के अंतर्गत शामिल हैं। साथ ही साथ धातु की वस्तुएं, जैसे कि आपके श्रृंगार करने की वस्तुएं हो गए, और तीर कमान में लगने वाले चूड़ी वगैरह हो गए, उनके बारे में। फिर आता है आपके अभिलेख, इतनी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्व है क्या, इसके बारे में इतिहासकार बात करता है। तो पुराने अवशेषों एवं खंडहरों की क्या करके वैज्ञानिक खुदाई कर मानव के भौतिक जीवन का क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो पुराने मानव के अवशेषों का या उनके द्वारा उपयोग किए गए अवशेषों का, आप समझ लीजिए, क्या करना, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का महत्व कैसे, क्या है, पुरातत्व का महत्व कैसे है, इसको जानने के लिए आप लोग थोड़ी सी चीजें समझ जाइए। मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। इतिहास को देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भारतीय इतिहास को देखते हैं, स्पेशली हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। यहां समझ जाइए, भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक, जिसमें मानव की प्रगति हो रही थी। फिर बांटा गया है आधे ऐतिहासिक, एक सेकेंड रुकिएगा, फिर बांटा गया है आपके ऐतिहासिक। अब इसको समझ लीजिएगा, इसमें आता है आप, इसमें क्या है, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ आधे ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है आपके इसमें भी पुरातात्विक स्रोत क्या है,
उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत इसके भी उपलब्ध नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक और आधैतिहासिक काल को समझने के लिए क्या है, पुरातात्विक स्रोत बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ऐतिहासिक की हम बात करें तो इसमें दोनों शामिल हैं। इसमें क्या है, दोनों शामिल हैं। इतनी की ही बातें करता हूं, आगे चल के मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। चलिए, इसमें आपके आ जाता है, इसमें आ जाता है आपके पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, और इसमें आ जाता है आपके हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। पढ़ने के दृष्टिकोण से हम सबको मिला करके ही प्राचीन भारत के इतिहास में ही पढ़ते हैं। और ये जो इतिहास है, ये ऐतिहासिक वाला, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। वैसे पढ़ने के दृष्टिकोण से देखें तो हम प्राचीन सबको पढ़ते हैं, पूरा टोटल प्राचीन करके। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं, बाकी आप आगे चल के इसको समझेंगे। एक चीज और आप समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या है, लिपि नहीं है। और आधे ऐतिहासिक काल में क्या है, लिपि है परंतु क्या है, पठनीय नहीं है। लिपि है पर पठनीय नहीं है, यानी लिपि ऐसी लिपि है जिसे हमने अब तक नहीं पढ़ा। और इसमें क्या है, लिपि भी है, ठीक है, और हम इसे पठनीय भी है। इतने को आप याद रखेंगे। अब इतना को आपने समझ लिया, अब ध्यान से देखिए। ठीक, पुरातत्व, इसका क्या महत्व है पुरातत्व का? तो पुरातत्व का महत्व है, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्रोतों को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ऑब्वियसली समझा जा सकता है, मैंने आपको समझा दिया है। यहां लिखित स्रोत नहीं है, जहां लिखित स्रोत नहीं है, यानी कि साहित्यिक स्रोत नहीं है, जहां पे साहित्यिक स्रोत अनुपलब्ध है, वहां पे क्या किया जा सकता है, ये सबसे विश्वसनीय साक्ष्य देते हैं। ये देखिए, मैंने चित्र बना रखा है। ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसका निर्माण कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, या महाजनपद काल को लेकर के, बुद्ध काल को लेकर के बातें कर रहे हैं, और उस समय या मौर्य काल को लेकर के बातें करते हैं, तो मौर्य काल में या मौर्य काल को लेकर के बातें करते हैं, तो मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों दोनों का मिलान करके हम ये समझ सकते हैं कि ज्यादा सटीक कौन सा है, ज्यादा सटीक कौन सा नहीं है। क्योंकि तो ऐसे मिलान करने के लिए क्या है, विश्वसनीय प्रमाण है। साथ ही साथ सभ्यताओं के विकास क्रम को समझने में सहायता करता है कि कैसे कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, किस तरीके से ताम्रपाषाण काल आया, पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आया, ताम्रपाषाण के काल के बाद कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से आ गई, इनको बताने में क्या करता है, मदद करता है। प्रागैतिहासिक स्थलों की विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषता है? तो मानव, पशु एवं पौधों के जीवाश्म के बारे में जानकारी देता है, जिससे हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करके समझ जाते हैं कि कितने काल का है, कितने समय का है, तो इसके बारे में जानकारी देता है। पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, और मानव गतिविधियों के बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। मानव गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। नदियों, घाटियों, पठारों एवं पहाड़ी ढलानों पर स्थित थे। और ये लोग नदी के किनारे क्यों स्थित थे भाई? क्योंकि उस समय क्या था, ट्यूबवेल नहीं थे,
जब और यातायात के लिए अच्छा खासा था, नदी के पास रहना, पीने के लिए पानी मिल जाता था और बर्तन बनाने के लिए भी पानी, हर तरीके से पानी की उपलब्धता के कारण से ऐसे स्थानों पे वे बसे। तो क्यों बसे, किस लिए बसे, इन कारणों का भी हमको क्या मिलता है, पता मिलता है। साथ ही साथ जलवायु एवं पर्यावरण की भी जानकारी मिलती है कि उस समय की जलवायु कैसी थी और क्या क्या उनमें परिवर्तन आए थे, इनके बारे में जानकारी देने में क्या रहा है, सक्षम रहा है पुरातत्व। साथ ही साथ पुरातत्व में क्या होता है, अवशेषों, खंडहरों की क्या की जाती है, वैज्ञानिक खुदाई की जाती है। तो इन खुदाइयों से, ये खुदाइयां दो प्रकार की जाती है। कौन कौन सी, लंबवत खुदाई की जाती है और समतल खुदाई की जाती है। ये चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। लंबवत खुदाई में सीधे इस तरीके से, और समतल खुदाई में एक बड़े हिस्से को ध्यान से खोदा जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो कालक्रम ज्ञात कर सकते हैं। लंबवत खुदाई से संस्कृतियों की परतों का पता चलता है और इससे लाभ यह होता है कि कौन सी संस्कृति पहले और बाद में आई थी, यह भी पता चल जाता है। लंबवत खुदाई से मकाने, सड़कें, नगर नियोजन योजनाएं और उनकी सामाजिक जीवन शैली, आर्थिक जीवन शैली, आर्थिक व्यवस्था उनकी पता चल जाती है। लेकिन साथ ही साथ समतल खुदाई क्या है कि सीमा अत्यधिक महंगी होने के कारण से कम की जाती है। ठीक है, क्योंकि धीरे 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 खोदना होगा कि कोई भी छोटी से छोटी चीज क्या ना हो पाए, भाई टूटे ना, फूटे ना, इस हिसाब से। तो ये खुदाई क्या है, महंगी है। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं, मैं भी सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। इन भौतिक अवशेषों का क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु में। तो जब जलवायु खास करके शुष्क है, वहां पे क्या होगा, सुरक्षित होगा। अब भौतिक अवशेष जैसे कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, जलवायु शुष्क है, अवशेष अच्छी अवस्था में क्या है, सुरक्षित है। शुष्क जलवायु मतलब नमी की कमी मान सकते हैं आप। ठीक, सीधा सिंपल समझ लीजिए, नमी की कमी है। और यहाँ पे जलवायु आर्द्र है, यानी नमी है जहां पे। तो क्या है, जहां पे शुष्क जलवायु है, नमी की कमी है, वहां पे क्या है, अवशेष अच्छी तरीके से क्या है, सुरक्षित है। जैसे कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके। वही जहां पे आर्द्र जलवायु, जहां पे नमी है, जैसे गंगा के मैदान, तो लोहे जंग लग जाता है। अनेक प्रकार के लोहे के उपकरण का उपयोग प्राचीन काल के मानवों ने किया होगा और उनका क्या हो गया, जंग लग गया तो खराब हो गया। ये दिक्कतें। कच्चे मकान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाई कच्चे मकान है, कच्चे बर्तन हैं, जैसे कि उस समय मिट्टी के बर्तन हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल पकी ईंट एवं पत्थर क्या रह पाते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। तो ये एक समस्या है, किसको लेकर के, पुरातात्विक या भौतिक स्रोतों को, पुरातात्विक के भौतिक स्रोतों को लेकर के। तो उनको नष्ट होने की बातें यहाँ पे की है। इसीलिए जब आप देखेंगे तो जिस तरीके के ज्ञान हमें इन क्षेत्रों से मिल जाता है, राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उस तरीके का ज्ञान गंगा के मैदानों से हमें नहीं मिल पाता। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त प्रमुख जानकारियां। पुरातात्विक जब हम खुदाई करते हैं तो हमको कौन कौन सी प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। तो हमें जानकारी मिलती है प्राचीन गांव की नियमित बस्तियां और गलियों के बारे में, कि उस समय गांव कैसे थे, उनकी गलियां कैसी थी, उनकी रहन सहन, जीवन शैली कैसे थे, उनकी परंपराएं क्या थी, उनकी आर्थिक दशा क्या थी, इनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ वे किस तरीके से मकान बनाते थे, वे मकान कच्ची ईंटों के थे, लकड़ी के थे, और किस तरीके से चूल्हे का उपयोग करते थे, उनका आंगन कैसा होता था, यानी कि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं घर की, तो उनकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ वे किस कृषि जो करते थे, उनमें कौन कौन सी फसलों को बोते थे, मुख्य रूप से गेहूं और जौ के खेती के प्रमाण मिलते हैं तो उनको बोते हैं, इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उनके भोजन, वे किस प्रकार से भोजन करते थे, उनकी जानकारी मिलती है। अन्न, मांस और मछली, दालें, फल वे लोग खाते थे, उनकी जानकारी मिल जाती है। मिट्टी के बर्तन जो विभिन्न प्रकार के हैं, उनका उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता था, इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है।
उनके औजार को लेकर के जानकारी मिलती है। खेती के निर्माण के लिए पत्थर और हड्डियों से बने जो औजार हैं, यानी पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं वो औजारों का उपयोग करते थे, हड्डी के बने औजारों का उपयोग करते थे, उनके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ हथियारों के बारे में जानकारी मिलती है। और औजार और हथियार दोनों है ना, औजार मतलब खेती के कारण से कुछ मशीनी टाइप से, औजार का मतलब, हथियार का मतलब शिकार करने और सुरक्षा के लिए या धनुष बाण, इन सब चीजों की जानकारी मिल जाती है। पशुपालन, वे लोग, उनके पशुओं का बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ जानकारी मिलती है मानव के जीवन शैली की, सामाजिक धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिल जाती है पुरातत्व के खुदाई से। ठीक है। दक्षिण भारत, दक्षिण उत्तर भारत की तो हमने बातें की। अब बात करते हैं कि पुरातत्व जो भौतिक अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, वे अवशेष दक्षिण भारत में कहां कहां मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में मेगालिथिक युग, महापाषाण काल, विशाल पत्थरों से निर्मित क्या है, समाधियां हैं। इस तरीके से पत्थरों की समाधियां हैं। देखिए ये यहां पे नीचे पे दफना दिया गया है और ऊपर में विशाल पत्थर रख दिए हैं। मृतकों को हथियार एवं वस्तुओं के साथ में क्या किया गया है, दफनाया गया है। और यह जो काल है ये दक्कन और दक्षिण भारत का क्या है, दक्षिण भारत का प्रारंभिक काल कह सकते हैं। दक्षिण भारत एवं दक्कन भारत के क्षेत्र के बारे में अच्छी खासी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ लौह युगीन समाज की जानकारी भी हमें मिलती है। काल निर्धारण, जब खुदाई की जाती है तो जो भौतिक अवशेष मिलते हैं उनके काल का निर्धारण कैसे किया जाता है कि ये कितने समय के हैं, किस काल से हैं, कितने साल इसको हो गए और किस लिए इनका उपयोग किया जाता रहा होगा। इनको जानने के लिए क्या करते हैं लोग, काल का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि है रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन यानी कार्बन C40 के द्वारा आयु काल पता किया जाता है। प्रत्येक वस्तु यानी कार्बन C40 पाया जाता है, हर एक वस्तु में कार्बन पाई जाती है, कार्बन C40 पाया जाता है। मृत्यु के बाद में कार्बन C40 का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब भी मनुष्य मरता है, क्षय की मात्रा से आयु ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि आधा क्षय हो चुका है कार्बन C40 का, तो 5568 वर्ष हो गए, इस तरीके से अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इसकी एक समय सीमा है, इसकी एक सीमा है कि लगभग 70,000 वर्ष तक के वस्तुओं का ही काल निर्धारण किया जा सकता है, उससे ऊपर का काल निर्धारण इसमें नहीं किया जा सकता। अन्य वैज्ञानिक विधियों की भी बात करते हैं लेखक, मैं भी बात कर रहा हूं। परागकण अध्ययन विधि है जिसमें जलवायु, वनस्पति और कृषि इतिहास की अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। साथ ही धातु विश्लेषण विधि से हमको धातुओं के स्रोत के बारे में और उनके धातु तकनीक और खनन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। अस्थि अध्ययन में हमको मिलता है कि पशुपालन, किस तरीके के पशुओं को पालते होंगे। भाई अस्थियों को देखोगे तब जानोगे कि किस तरीके से पशु हैं, तो इनके बारे में, उनके भोजन को लेकर के कि वो कौन कौन से पशुओं को खाते थे, पालते थे, इनके बारे में, और पालतू पशुओं को लेकर के जानकारी मिल जाती है अस्थि अध्ययन से। भूगर्भिक शास्त्र या भूमि विज्ञान को हम देखें तो मिट्टी, चट्टानों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस तरीके के मिट्टी का उपयोग करते थे, किस तरीके से चट्टानों का उपयोग करते थे, और पृथ्वी के इतिहास को भी समझने में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। साथ ही साथ जीव विज्ञान से हमें पौधों एवं जीवों के विकास के बारे में जानकारी मिलती है, मानव के विकास के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जेनेटिक्स की अलग अलग लोग क्या किए, भारत में प्रवासन करके आए, शक, पल्लव, कुषाण आए, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। एक स्लाइड और लगा देता हूं मैं, ये हो गया, ये है नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हमने बातें की अभी भौतिक अवशेष को लेकर के, इसी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। और इस पुरातत्व से हमें क्या कौन कौन सी जानकारी मिलती है, हम जब खुदाई करते हैं तो इनको हमने डिटेल से देख लिया है। अब हम देखेंगे सिक्कों को लेकर के। हम लोग पुरातात्विक स्रोत की ही बात कर रहे हैं, अब हम देखेंगे सिक्कों को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। सिक्के, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अधिकांश सिक्के सतह और पुरातात्विक खुदाई से ही क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। अधिकांश सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों में से क्या हैं? एक हैं, क्योंकि इन्हीं सिक्कों से हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के वंश के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मान्यताओं की, यानी धार्मिक जीवन की भी हमको जानकारी मिलती है। और आर्थिक में करें तो व्यापार की भी जानकारी हमें मिलती है इन्हीं सिक्कों से, क्योंकि रोमन साम्राज्य के भी सिक्के मिले हैं, तो ये पता चल जाता है कि उनसे हमारा संबंध था, व्यापारिक संबंध था। इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कह सकते हैं कि सिक्के क्या हैं? प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों में से एक हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों की क्या विशेषता रही है, इन्हें समझ लीजिए। कि पहले क्या था? पहले कागज के सिक्के नहीं थे, कागज के नोट्स नहीं थे, सॉरी, कागज के नोट्स नहीं थे। तो किनका इस्तेमाल किया जाता था? कागजी मुद्रा नहीं थी तो सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो थे धातुओं के सिक्के बने होते थे, स्वर्ण के, सीसा के, पोटीन के, ऐसे सिक्के हुआ करते थे। सिक्के बने होते थे तांबा के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सीसा सिक्के, कांसा के सिक्के और पोटीन, जिसमें तांबा, टीन और सीसा की मिश्र धातु है, उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों की बात करें तो कुषाण काल जो प्रथम से तृतीय शताब्दी तक रहा, उनमें मिट्टी के सिक्के के ढांचे बड़ी संख्या में क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। इस तरीके के ढांचे, क्योंकि सिक्कों को ढालने के लिए मिट्टी के सांचों का प्रयोग किया जाता था, ये पता चलता है कुषाण काल में। लेकिन गुप्त काल के आते आते क्या हुआ? ये जो ढांचे हैं वे समाप्त हो चुके थे, यानी कि दूसरी पद्धति से सिक्कों को ढाला जाता था। इस बात का पता चलता है, ये फैक्ट है बस। सिक्कों का संग्रह उस समय कैसे किया जाता था? आज आप बैंकों में रखते हैं, तो उस समय तो बैंक नहीं था, तो कैसे रखते रहे होंगे? तो क्या करते थे? बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में लोग सिक्कों को मिट्टी या पीतल के बर्तनों में सुरक्षित रखते थे। भारत के अनेक स्थानों में सिक्कों के भंडार प्राप्त हुए हैं। इनमें भारतीय सिक्कों के साथ में रोमन साम्राज्य के सिक्के भी मिले हैं। और रोमन साम्राज्य के जो सिक्के मिले हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो संपर्क था वो रोमन साम्राज्य से था और हम लोग उनसे व्यापार किया करते होंगे। इस बारे में जानकारी मिल जाती है। इन सिक्कों के विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों की बात की जाती है कि आज जो प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं हमें, हमने उनको कहां-कहां संरक्षित किया है। तो हमने रखा है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आपको मिल जाएंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, साथ ही साथ पटना संग्रहालय में भी, लखनऊ संग्रहालय में और जयपुर संग्रहालय में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में और सरकारी संग्रहालय चेन्नई में इन सिक्कों को रखा गया है। अब हमारे सिक्कों को तो हमने रख लिया, जो हमारे क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, भारत में प्राप्त हुए हैं। और विदेशी सिक्के भी, यानी रोमन साम्राज्य के सिक्के, विदेशी सिक्के भी प्राप्त हैं, वे भी इन्हीं संग्रहालयों में स्थित हैं जो हमारे भारत में प्राप्त हुए हैं। और भारत के सिक्के क्या हुए होंगे? वे सिक्के भी रोमन साम्राज्य में, ब्रिटेन में, इटली में, फ्रांस में प्राप्त हुए होंगे, तो उन्होंने भी अपने संग्रहालयों में उन्हें क्या किया है? सुरक्षित रखा है। अनेक भारतीय सिक्के नेपाल में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन के संग्रहालयों में क्या है? सुरक्षित है। और ब्रिटेन में इसलिए भी है क्योंकि अंग्रेज आए थे और यहां से लूट करके ले गए थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में हमारे भारतीय सिक्के मौजूद हैं जो प्राचीन काल के हैं, है ना।
अब इन सिक्कों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, ये इतिहास के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, तो मैंने सबसे शुरू में ही बताया था। तो देखते हैं, राजाओं के नाम का जिक्र मिलता है कि किन किन राजाओं ने शासन किया, और साथ ही साथ इनकी उपाधियों की भी जानकारी मिल जाती है। महाराजा धीराज, परम भागवत, आदि वराह, ऐसी उपाधियां कौन राजा धारण करते थे, इनकी जानकारी मिल जाती है। और उन्होंने क्यों धारण किया, इस बात की भी जानकारी थोड़ी सी मिल जाती है हमें। जैसे कि वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की जब हमें तस्वीर मिलती है तो उनकी रुचि के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त क्या था, संगीत का प्रेमी था, इस बात की जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ राजाओं का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनके वंश के बारे में जानकारी मिलती है, राजवंशों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। शासन के क्षेत्र में जितने क्षेत्र में क्या होंगे, सिक्के होंगे, उतने क्षेत्र में क्या रहा होगा, उस राजा का साम्राज्य रहा होगा, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जिस जिस साम्राज्य के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, साथ साथ में जैसे रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, तो इससे जानकारी मिलती है कि हमारा संपर्क था, हम व्यापार और वाणिज्य उनसे किया करते थे, व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, इनकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का उत्कीर्णन भी क्या देखने को मिला है सिक्कों में। इससे धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किन देवियों की पूजा करते थे, या कोई एक राजा है, वह राजा का जो है इष्ट देव कौन था, उसके फेवरेट देवता कौन थे, भाई उसी को तो वो अपने सिक्के में छपाएगा, तो उनकी जानकारी मिल जाती है। देवताओं एवं धार्मिक प्रतीकों की जानकारी मिल जाती है सिक्कों से। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ये कैसे मिलती है, स्वर्ण के सिक्के हैं, जैसे कि स्वर्ण के सिक्के की मात्रा ज्यादा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब गुप्त काल का पतन होने लगता है तो सिक्कों की, जो स्वर्ण के सिक्के हैं, उनमें स्वर्ण की मात्रा कम हो जाती है। इससे पता चलता है कि आर्थिक स्थिति में गिरावट आ रहा है। तो आर्थिक स्थिति के बारे में भी सिक्के क्या करते हैं, जानकारी दे जाते हैं। साथ ही साथ कला एवं शिल्प के बारे में भी सिक्के जानकारी देते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का उत्कीर्णन किया जाता था, या किसी प्रकार के हथियार को लेकर के धनुषधारी सिक्के, स्वामी कार्तिकेय का सिक्का, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के, इन सिक्कों से उस समय के कला एवं संस्कृति की भी हमको जानकारी मिलती है, ज्ञात होती है। धार्मिक विश्वास पता चलता है, धार्मिक विश्वास का पता चलता है कि लोगों का विश्वास किस धर्म में रहा होगा, या उस समय सबसे ज्यादा अधिक कौन सा धर्म प्रचलित था, इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए सिक्के सक्षम है। इंडो यूनानी सिक्के, इंडो यूनानी सिक्के क्या करते हैं, इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से निभाते हैं, तो इंडो यूनानी जो सिक्के हैं वो दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करने वाले इंडो यूनानी राजाओं के सिक्के हैं, जिसमें हैं मिनेंडर, अपोलोडोटस के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शासकों के नाम, कालक्रम, धर्म, क्षेत्र के अमूल्य जानकारी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इन सिक्कों के बारे में जानकारी जब ये सिक्के मिलते हैं तो पता चलता है कि इस तरीके के शासक भी क्या थे, उस क्षेत्र में रहा करते थे, इनके बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। तो इतिहास के निर्माण में इंडो यूनानी सिक्कों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिक्कों का उपयोग क्यों किया जाता है, आप अभी सिक्कों का उपयोग क्यों करते हैं, लेन देन के लिए करते हैं, किसी को दान देने के लिए कर देते हैं, किसी को दे देते हैं सिक्कों को, व्यापार वाणिज्य के लिए तो करते ही करते हैं, और क्या ही करेंगे, है ना। तो उस समय भी ऐसे ही किया जाता था, दान के लिए किया जाता था, दान दे दिए, भुगतान के लिए किया जाता था, साथ ही साथ वस्तु विनिमय के लिए, कोई वस्तु खरीदने के लिए भी किया जाता था, और व्यापार में तो सिक्कों का उपयोग होता है, आज भी होता है। कर संग्रह के लिए भी सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, धन संचय करने के लिए सिक्के के प्रयोग होते थे। ठीक है, सिंपल है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। विभिन्न कालों के सिक्कों को देखते हैं कि विभिन्न काल में सिक्कों का विकास, खास करके प्राचीन काल की हम बातें कर रहे हैं, प्राचीन काल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं रामचंद्र शर्मा की पुस्तक का। तो प्राचीन काल में सिक्के कैसे कैसे थे,
उनके प्रकार में क्या क्या अंतर आए, इनके बारे में जान लेना अत्यंत जरूरी हो जाता है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो मौर्योत्तर काल के जो सिक्के थे, उन सिक्कों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जिससे कहा जा सकता है कि व्यापार एवं नगरीकरण का विस्तार हुआ होगा। सिक्कों में अधिक वृद्धि हुई होगी तो उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, अशोक के साम्राज्य को देख लीजिए। और व्यापार और नगरीकरण का विस्तार देखने को मिलता है। बाहर से भी अनेक प्रकार के सिक्के आए, विदेशी राज्यों के सिक्के आए, तो इससे पता चलता है कि उस समय की आर्थिक दशा सुदृढ़ थी। साथ ही साथ गुप्त काल की बात करें तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस में जारी हुए हैं? गुप्त काल में जारी हुए हैं। समृद्ध अर्थव्यवस्था एवं विकसित व्यापार का क्या देता है? प्रमाण देता है। ये सिक्के प्रमाण देते हैं कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी एवं विकसित व्यापार हुआ करता था। ऐसा व्यापार हुआ करता था जो भारत के पक्ष में था। भारत को क्या मिलता था? अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होती थी व्यापार से। उत्तर गुप्त काल की बात करें या गुप्तोत्तर काल, इसी को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। गुप्तोत्तर काल की बात करें तो सिक्कों की संख्या में कमी आई। सोने के सिक्के, जो सोने के सिक्के थे उनमें स्वर्ण की कमी आई, है ना, नकल सिक्के बनाए गए। तो इससे पता चलता है कि क्या हुआ होगा? व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ होगा। तभी तो सिक्के में क्या हो गया? गिरावट आ रहा है। कौड़ी, कौड़ी भी उस समय प्रचलन में था, तो इसको लेकर के थोड़ी सी लेखक बात करता है। कौड़ी का उपयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। इसकी क्रय शक्ति क्या थी? परंतु अन्य सिक्कों से बहुत कम थी। उत्तर गुप्त काल में इसका प्रयोग, व्यापक प्रयोग मिलता है, यद्यपि इसका प्रयोग इससे पहले भी संभवतः होता था या होता रहा होगा, लेकिन उत्तर गुप्त काल में, इस काल में ज्यादातर देखने को मिलते हैं कौड़ी का प्रयोग। तो कह सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के पतन का संकेत उत्तर गुप्त काल में देखने को मिलता है, गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं अब, है ना। हमने भौतिक अवशेष के बारे में बात कर लिया है, सिक्कों के बारे में बात कर लिया है। अब हम बातें करने वाले हैं शिलालेख को लेकर के। शिलालेख को लेकर के हम बातें करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, अभिलेख, किसके बारे में हमको बात करना है? शिलालेख के बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले ये जो हैं अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। शिलालेख अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए अभिलेख में कौन कौन सी चीज आते हैं? शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्राएं, मोहर, गुफा एवं अन्य अभिलेख यानी गुहालेख, ये सारे चीजें अभिलेख में आते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अभिलेख है क्या। ये शिलालेख की जगह में है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख है क्या? पत्थर व स्तंभों में, चट्टानों में, मूर्तियों में और ताम्रपत्रों में, मंदिर की दीवारों में और ईंट, लकड़ी व मुहरों पे लिखा जाने वाला जो लेख है वह क्या है? अभिलेख है, ठीक। और शिलाओं पे जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं शिलालेख। क्लियर? इतना आपने समझ लिया होगा। अब बातें करता है लेखक, शिलालेखों का क्या महत्व रहा है। राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हो जाता है कि राजा महाराजाओं के वंश के बारे में, उनके युद्ध के बारे में जानकारियां मिल जाती है। साथ ही साथ उनके शासन, प्रशासन और राजनीतिक स्थिति, शासन प्रशासन के और उस समय की तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों का वर्णन मिल जाता है। साथ ही साथ राजाओं की विजयों एवं अभियानों की जानकारी मिलती है, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिल जाती है और चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी महरौली के अभिलेख से मिल जाती है, महरौली के अभिलेख से मिल जाती है। इस प्रकार से राजाओं के विजयों एवं अभियानों की जानकारी मिलती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे अभिलेखों में राजाओं के
का महिमा मंडनी किया जाता है, उनकी पराजयों को नहीं बताया जाता, इतना याद रखेंगे। साथ ही साथ प्रशासन एवं कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें उल्लेख है अशोक के शासन व्यवस्था एवं कर व्यवस्था को लेकर के। साथ ही साथ भूमि अनुदान एवं राजस्व व्यवस्था की भी जानकारी हमको मिल जाती है और उस समय की तत्कालिक धार्मिक स्थिति का वर्णन शिलालेखों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ सामाजिक एवं आर्थिक जनजीवन कैसा था, इनकी बारे में भी जानकारी मिलती है। भाषा एवं लिपि के विकास को लेकर के जानकारी मिलती है कि उस समय कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित थी, साथ ही साथ लिपियों का विकास किस प्रकार से हुआ, भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, जो प्राकृत भाषा थे उससे किस प्रकार से आज का हिंदी का जन्म हुआ, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ कला एवं स्थापत्य को लेकर के, उनके विकास को लेकर के भी जानकारी शिलालेखों के माध्यम से हमको मिलती है। देखते हैं शिलालेख लिखने के माध्यम क्या है। यहां पे आप लोग ये याद करिएगा, अभिलेख लिखने के माध्यम, ठीक है। शिलालेख कह देंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे वैसी ही बातें रामचंद्र शर्मा ने की है पर यहाँ मैं कर रहा हूँ। पत्थर पे लिखना, चट्टानों पे लिख देते थे, है ना, स्तंभ पे लिख देते थे, मैं शुरुआत में बात किया था। ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था। साथ ही साथ मंदिरों की दीवारों में भी, मूर्तियों में भी, ईंटों में और साथ ही साथ लकड़ी के पट्टे पे और मुहरों पर भी लेख लिखे जाते हैं, अभिलेख लिखे जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ में अधिकांश शिलालेख पत्थरों एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए, ठीक है, जबकि गुप्त काल के बाद भूमि अनुदान के लिए ताम्र पत्रों का क्या हुआ, अधिक प्रयोग किया गया, ठीक है। सीधा सीधा है, इसको मैंने पढ़ दिया है। मैंने बताया कि लिपियों का विकास, मैंने बताया है आपको भाषा एवं लिपि का विकास देखने को मिलता है, भाषा और लिपि का विकास देखने को मिलता है, तो उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हमको देखने को मिलता है प्राकृत भाषा। साथ ही साथ 2री शताब्दी ईस्वी में हमको देखने को मिलता है संस्कृत का प्रारंभिक प्रयोग और 4वी-5वीं शताब्दी में व्यापक प्रयोग संस्कृत का देखने को मिला है। साथ ही साथ 9वीं और 10वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास देखने को मिलता है, जिसमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं का विकास देखने को मिल जाता है। किसके माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से। अभी लिपियों का विकास कैसे देखने को मिलता है, शिलालेख, मैंने भाषा की बात की, यहाँ पे मैंने भाषा की बात की। अब लिपियों का विकास कैसे देखने को मिलता है इसको समझ लीजिए। ब्राह्मी लिपि, ये जो लिपि है बाएं से दाएं और लिखी जाती है, इस तरफ लिखी जाती है, जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरीके से लिखी जाती है। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वह इसी लिपि में है। इसको आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। गुप्त काल तक भारत की यह क्या रही है, प्रमुख लिपि रही है। साथ ही साथ आधुनिक भारतीय लिपियों जैसे देवनागरी है और आपकी बंगला और गुजराती है, उन लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है, यानी उनकी जननी के रूप में जाना जाता है। कौन, ब्राह्मी लिपि। साथ ही साथ अब बातें करते हैं खरोष्ठी लिपि की। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी इस तरफ से लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। उत्तर पश्चिम भारत, गांधार क्षेत्र स्पेशली में ये लिपि क्या थी, प्रचलित थी। अरमाइक लिपि से यह लिपि खरोष्ठी लिपि प्रभावित है। साथ ही साथ अब बात करें यूनानी एवं अरमाइक लिपियों की, तो अशोक के अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में कुछ अभिलेख हैं जो क्या है, इन लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, और इन तीनों लिपियों में अशोक के शिलालेख मिल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब कुछ बातें हड़प्पा की लिपि को भी लेकर करते हैं, लेखक करते हैं। लगभग इनका जो काल है 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है हड़प्पा का। अभी तक ये अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं गया है, जैसे मैंने ऊपर में भी बताया था कि आधे ऐतिहासिक काल में आता है। और आधे ऐतिहासिक काल में लिपि तो है पर पठनीय नहीं, इसको पढ़ा नहीं गया है। अधिकांश विद्वान इसे भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक या प्रतीकात्मक लिपि मानते हैं। अशोक, सबसे पहले शिलालेखों के प्रचलन में जिक्र आता है अशोक का, ठीक है। सबसे पहले भारतीय राजा हैं अशोक शिलालेखों के प्रचलन में, और इसी के शिलालेख अधिकांश मिलते हैं और अखंड भारत में मिलते हैं, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में भी मिलते हैं। मैंने यहाँ पे बात कर रखी है,
देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि से लिखा हुआ अशोक के शिलालेख मिलते हैं। तो इनका जो काल है वो है ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में। इसकी भाषा जो है प्राकृत है और लिपि मुख्यतः ब्राह्मी है, मुख्यतः रूप से ब्राह्मी लिपि है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि मिलते हैं अशोक के। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि मिलती है और अफगानिस्तान में ग्रीक एवं अरमाइक लिपियां मिलती है। इसी ग्रीक को ही यूनानी कहा गया है, ठीक है। इसके विषय की बात करें तो कौन कौन से विषय इसमें उल्लेखित किए गए हैं अशोक के शिलालेख में, तो धम्म को लेकर के चर्चा है। धम्म मतलब धर्म ही होता है, अशोक के धर्म, ठीक है, उस समय धम्म कहते हैं। प्रशासन को लेकर के जिक्र है कि शासन प्रशासन किस तरीके से अशोक चलाते थे, साथ ही साथ नैतिक शिक्षा की जिक्र मिलती है एवं धार्मिक सहिष्णुता कि अशोक ने सभी धर्मों को अपनाया, सर्वधर्म संभाव की बात दिखाई पड़ती है। सर्वधर्म संभाव की बात दिखाई पड़ती है और प्रजा कल्याण के लिए जो अशोक ने कार्य किए उनका उल्लेख है। इसका यह महत्व है कि मौर्य का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है और मौर्य साम्राज्य कहां तक विस्तार था इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ अशोक की नीतियां किस प्रकार से थी, अशोक की विदेश नीति कैसी थी, फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। विशेष करके विदेश नीतियों को लेकर के या अपने आंतरिक नीति को लेकर के जानकारियां मिल जाती है। धम्म के प्रचार की जानकारी मिलती है कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए धम्म के प्रचार को लेकर के। तत्कालिक समाज की भी जानकारी उस समय के मिल जाती है, ठीक है। इतना सब मिल जाता है अशोक के शिलालेख में। अशोक के शिलालेख के पढ़ने की एक कहानी है कि जब तक हम अशोक के शिलालेख को पढ़ने ही नहीं जानते थे तब तक मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं थी और अशोक क्या कहना चाहते थे इनके बारे में भी हमको जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में मेरठ एवं टोपरा से अशोक के स्तंभ को कहां लाया, दिल्ली लाया गया। तत्कालिक विद्वान इसे पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा, जिससे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पुनर्निर्माण संभव हो पाया। यह जान पाए कि मौर्य साम्राज्य के बारे में ज्यादा जान पाए, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे शिलालेखों के प्रकार के बारे में जिक्र है। तो राज या आज्ञाएं वाले जिसमें राजा के आदेश होते थे, ऐसे शिलालेख मिले हैं, विशेष करके अशोक के शिलालेख। साथ ही साथ प्रशस्तियां जिसमें राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन है। इनका उदाहरण दे तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, हरिसेन उसके कवि थे, ये मिल जाता है, जिसमें राजाओं की उपलब्धियों एवं विजयों का वर्णन है। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राजा की केवल प्रशंसा होती है ऐसी प्रशस्तियों में और उनके कमियों को उजागर नहीं किया जाता, उनके हार को उजागर नहीं किया जाता। साथ ही साथ धार्मिक शिलालेखों की बात करें कि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उस समय के तत्कालिक धर्मों से जुड़े हुए शिलालेख थे, शैव और वैष्णव धर्म, तो ये शिलालेख क्या हैं, धार्मिक शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। इनमें मंदिर है, स्तूप है, गुफाएं तथा मूर्तियों के निर्माण एवं पूजा का क्या है, उल्लेख मिलता है। दान अभिलेख आते हैं जिसमें दान जो दिए गए हैं, किसको, भूमि दान, गौ दान, धन दान, ग्राम दान, मंदिर एवं मठों को जो दान दिया गया है उनका उल्लेख ऐसे शिलालेखों में किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है, शिलालेख, ठीक, यह बात ध्यान देने योग्य है कि राजा ही केवल दान नहीं देते थे बल्कि सामान्य लोग और व्यापारी भी दान देते थे, उनका सबका जिक्र मिलता है। भूमि अनुदान की बात करें तो अधिकतर भूमि अनुदान है क्या है, ताम्र पत्रों पे लिखे जाते थे, शिलालेखों पे नहीं लिखे जाते थे। गुप्त काल के बाद अधिक ये प्रचलित हुए। गुप्त काल के बाद में भूमि अनुदान अधिक प्रचलित हुआ और ब्राह्मणों, मंदिरों, मठों, अधिकारियों तथा भिक्षुकों को दिए गए अनुदानों का विवरण भी इसी ताम्रपत्र में मिलता है। प्रशासन एवं भूमि व्यवस्था के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, माना जाता है ताम्रपत्र अभिलेखों, ठीक है। ये स्लाइड हो गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं। हमने इन सब की चर्चा कर ली है पुरातात्विक स्रोतों की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम बातें करने वाले हैं, हमने पूरे के पूरे पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ लिया है, हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत को लेकर के। साहित्यिक स्रोत को लेकर के हम बातें करेंगे और जिसमें ये देखिए,
साहित्यिक स्रोत क्या है इसको आप जान लीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक हैं, लेकिन अनेक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी इतिहास, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। प्रारंभ में जो पांडुलिपियां लिखी गई थी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। प्रारंभिक पांडुलिपियां भोजपत्र, ताड़पत्र, भेड़ की खाल तथा लकड़ी के पट्टों पर क्या की गई थी, लिखी गई थी, उकेरी गई थी। ठीक है ना। तो चलिए अब बातें करते हैं किसके बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में। सबसे पहले हमने इसके बारे में पूरा बात कर लिया है। रामचंद्र शर्मा ने जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की थी हमने उनके ऊपर बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत में हम दो स्रोतों के बारे में बात करते हैं, भारतीय और विदेशी स्रोत। तो विदेशी संदर्भ करके एक पॉइंट दे रखा है रामचंद्र शर्मा जी ने, ये विदेशी संदर्भ सेम ही है। ठीक है, यहां पे मैं ये सेम ही है। ठीक है, तो विदेशी साहित्य वही है, उसको अलग से बांटते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो यहां पे हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, दोनों साहित्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य को लेकर के, ये धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य मैंने क्रॉप करके यहाँ पे दिखा दिया है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक साहित्यों को लेकर के, तो ये है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में अपने आते हैं वेद, वैदिक साहित्य आते हैं, जिसमें वेद हैं, पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, ये सब शामिल है। साथ ही साथ सूत्र साहित्य भी आते हैं और वेदांत भी आते हैं। महाकाव्य आते हैं, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत अपने पास है, और पुराण आते हैं जिसमें 18 पुराण है, और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का नाम उल्लेखनीय है। इसमें हम चर्चा करते हैं एक एक करके, ध्यान से समझिएगा। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो वेद हैं क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या है, प्रार्थनाएं मिलती हैं और इसमें 10 मंडल हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ विधियों का उल्लेख मिलता है, और सामवेद, सामवेद संगीत का स्रोत है, भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। और यहाँ पे सारे गामा है ना, मैं लिखता हूँ सारे गामा पाधा निशा जो होता है, मतलब सप्त स्रोत, वो भी जिक्र मिलता है यहाँ पे। अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना, चिकित्सा और उस समय के लोक विश्वास की जानकारी मिलती है, वैदिक काल के लोक विश्वास की। अन्य जो ग्रंथ हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये भी क्या है, उस समय के ऐतिहासिक चीजों की जानकारी देते हैं, जैसे आर्यों के सामाजिक जीवन को लेकर के, धार्मिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर के, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के, उनकी प्रथाओं को लेकर के, आर्थिक जीवन को लेकर के, और साथ ही साथ प्रारंभिक भारतीय संस्कृति को लेकर के अच्छी खासी जानकारियां हमको प्रदान करते हैं। बात करते हैं वेदांत की, तो वेदांत की रचना ऐसी है कि वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांत की रचना की गई थी, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक, यहां पे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है, इसको आईएमपी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ही लिख देता हूं मैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं सूत्र साहित्यों की, तो इसमें है श्रौत सूत्र, जिसमें यज्ञों का जिक्र मिलता है, जैसे राजसूय यज्ञ हो गए, एग्जाम्पल है ना ये, जैसे राजसूय यज्ञ हो गए और आपका अश्वमेध यज्ञ हो गया, इनके बारे में जिक्र मिलता है। गृह सूत्र जो है तो उसमें 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है, 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है। इन 16 संस्कारों में मैंने कुछ संस्कार को लिख दिया, जन्म संस्कार है, नामकरण है, उपनयन है, विवाह है, अंत्येष्टि, जब चल बसे तो अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, इनका जिक्र मिलता है। साथ ही साथ सल्व सूत्र में ज्यामिति और यज्ञ की वेदी निर्माण का जिक्र मिलता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गणित का जिक्र मिलता है किसमें, सल्व सूत्र में, इसे आप याद रखेंगे। अब बातें करते हैं, 2 हमारे पास महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जिनको आपको पता होगा। तो महाभारत की रचयिता है महर्षि वेदव्यास, जिसमें सबसे पहले इसका नाम था जय, इसे जय संहिता भी कहा जाता था। ठीक है, जय ही लिखा है, आप याद रखेंगे कि इसे प्रारंभ में जय संहिता कहा जाता था। इसको बार बार पूछा भी गया है कि जय संहिता किसका प्राचीन नाम है, तो आपको बताना है महाभारत का है।
जब इसमें क्या हुए, प्रारंभ में कहा जाता है कि इसमें 800 श्लोक थे, बाद में श्लोकों की संख्या जब वृद्धि हुई तो इसका नाम भारत पड़ा, और फिर से इनके संख्या में वृद्धि हो गई, 25,000 से भी ज्यादा श्लोक हो गए, तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। और अब लगभग 1 लाख श्लोक हो चुके थे, और अब देखने को आपको मिलेंगे तो लगभग 1.5 लाख के श्लोक के आसपास में मिल जाएगा महाभारत में, है ना। तो ये देखने को मिला है, तो इसको नामों को लेकर के आप लोग जान गए। साथ ही साथ अब इस महाभारत का या महाकाव्यों का महत्व क्या है, तो इस महाभारत का महत्व क्या है कि उत्तर वैदिक समाज की अच्छी खासी जानकारी देता है, साथ ही साथ उनकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन जो हुए उनके बारे में, और धर्म एवं नीतियों के बारे में अच्छी खासी जानकारियां हमको प्रदान करता है। यही बातें करें रामायण की, तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी, और प्रारंभ में इसमें 6000 तक श्लोक थे, अभी आपको बाद में ये 2400 श्लोक हो गए, ठीक है। यानी कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें प्रॉपर एडिटिंग हुई है बाद में, और जोड़ तोड़ करके लिखा गया है, एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिए गए हैं, ठीक है। पुराणों की बात करें तो 18 पुराण हमारे पास हैं। ये पुराण वंशों की जानकारी देते हैं, राजवंशों की जानकारी देते हैं, वंशावलियों की जानकारी देते हैं, राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, विशेष करके गुप्त इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। अधिकतर पुराण क्योंकि गुप्त काल में लिखे गए, तो गुप्तों के बारे में जानकारी देते हैं, गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ भूगोल, धर्म और उस समय की तात्कालिक संस्कृतियों का भी हमको क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं। अब बातें करते हैं बौद्ध साहित्य को लेकर के। बौद्ध साहित्य अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं भाई, पाली भाषा में लिखे गए हैं। एक सेकेंड, इसके प्रमुख शोध हैं त्रिपिटक और जातक कथाएं। जातक कथाएं के बारे में बात करें तो इसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, और लगभग 550 कथाओं का उल्लेख मिलता है। तो इससे क्या होता है, उस समय के तत्कालिक समाज के बारे में, व्यापार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में और नगरों के विकास को लेकर के जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य भी देते हैं, सब में ऐसी ही है, राजनीतिक, तत्कालिक, व्यापारिक, उसी की जानकारी देंगे, है ना। जैन साहित्य की बात करें तो इसकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और इसका संकलन वल्लभी गुजरात में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी में हुआ है। इसका महत्व है कि ये महावीर काल के बारे में अच्छी खासी जानकारी देते हैं, व्यापार को लेकर के उस समय के नगरों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, नगरों के नाम के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के बारे में जानकारी मिलती है, गिल्ड, उस समय कौन कौन से गिल्ड थे व्यापारी वर्गों के, इनके बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही साथ बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इतने को आप लोग देख लीजिए, धार्मिक स्रोत हैं। अब बात हम करने वाले हैं धर्मनिरपेक्ष स्रोत को लेकर के। अब बातें करते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को लेकर के। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं धर्मसूत्र एवं स्मृतियां। इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सांसारिक जीवन के बारे में बताते हैं, शासन प्रशासन के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में रखा गया है, धर्मसूत्र एवं स्मृतियों को, ठीक है। साथ ही साथ आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उल्लेखनीय है, और आपके व्याकरण ग्रंथ जिनमें पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य आते हैं। और संस्कृत साहित्य आते हैं, कुछ जो संस्कृत रचना की है, जैसे कालिदास का मेघदूत हो गया, वे सारी चीजें आती हैं। साथ ही साथ संगम साहित्य के बारे में भी हमको पढ़ना है, लेखक ने भी जिक्र किया है। तो चलिए फिर एक एक को देखते हैं। ये देखिए, धर्मसूत्र एवं स्मृतियां क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं कि समाज के आचार विचार, कर्तव्य एवं नियम उस समय क्या थे, उनको बताता है। साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का संचालन होता था, इसके बारे में जानकारी देते हैं। और उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के भी बारे में जानकारी देते हैं कि क्षत्रिय को क्या करना होता है, लड़ना होता है भाई। ब्राह्मण का काम है कि वे लोग वेद पाठ करें, और शूद्र का काम है कि वो लोग सेवा करें। वाणिज्य मतलब व्यापारी का काम है, या मतलब वैश्य का काम है कि वो व्यापार करे, धन अर्जन करे। इस तरीके से उनके कर्तव्य के बारे में जिक्र मिलता है। साथ ही साथ विवाह के नियम को लेकर के, विवाह के प्रकार एवं नियम को लेकर के, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, पिशाच विवाह, इस तरीके के विवाहों का भी जिक्र देखने को मिला है।
साथ ही साथ उत्तराधिकार को लेकर के जानकारी मिलती है कि संतानों एवं संबंधियों के अधिकार क्या थे, क्या महिलाओं को अधिकार दिए जाते थे, नहीं दिए जाते थे, महिलाओं को तो अधिकार नहीं था प्रायतर, तो इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ संपत्ति के अधिकार को लेकर के, उत्तराधिकार की बात तो हो गई, उत्तराधिकार का मतलब है कि मतलब बड़ा बेटा राजा बनेगा, इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को लेकर के बातें मिलती है कि संपत्ति में किसका कितना अधिकार होगा, बेटियों का अधिकार होगा कि नहीं होगा, महिलाओं का अधिकार होगा कि नहीं होगा, इन सब के बारे में अच्छा खासी जानकारी मिल जाती है। दंड व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो जिस प्रकार से क्या करते थे, आज जैसे कि आज के युग में देखें तो हर एक जिस प्रकार से उसका आपराधिक कृत्य है उस हिसाब से उसके दंड निर्धारित हैं। तो उस समय जिस हिसाब से कृत्य किया करते थे उस हिसाब से क्या थे, दंड निर्धारित थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ राजधर्म के बारे में कि राजा के कर्तव्य एवं प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर कि राजा भाई क्या है, प्रजापालक है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, इस तरीके की बातें स्मृतियों में देखने को मिली है। तो ऑल ओवर बात करें तो धर्मसूत्र एवं स्मृतियां क्या है, प्राचीन भारतीय कानून के प्रमुख स्रोत के रूप में है। इससे प्राचीन भारत के कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त भी इसे कहते हैं, चाणक्य भी इसे कहते हैं ना, एक नाम और लिख देता हूं, विष्णुगुप्त, ठीक। इसमें मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, सेना संरचना एवं विदेश नीति की जानकारी मिलती है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में राज्य की संरचना को लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के बातें हैं। अर्थव्यवस्था में राजस्व, कृषि, व्यापार एवं उद्योग को लेकर के चर्चाएं की गई है। साथ ही साथ कर में कर व्यवस्था को लेकर के कि करों के प्रकार और कर को किस तरीके से वसूल किया जाता था, क्या पद्धति थी कर वसूल करने की, इनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ गुप्तचर व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। गुप्तचर व्यवस्था एवं जासूसी तंत्र के बारे में चाणक्य जानकारी देता है अपने अर्थशास्त्र में। सेना की संरचना एवं संगठन को लेकर के जानकारी देता है। और विदेश नीति में अन्य राज्यों के साथ में जो तत्कालिक उस समय राज्य थे, विदेशी राज्य थे, उनके साथ उनके संबंध कैसे थे, उनके बारे में, मित्र और शत्रु राज्य के बारे में जानकारी देता है। यही बात करें व्याकरण ग्रंथ की तो व्याकरण का ध्रुव व्याकरण ग्रंथ है, पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये 450 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें जनपदों के नामों का जिक्र मिलता है, तत्कालिक जनपदों के नामों का जिक्र मिलता है। समाज, उस समय के समाज, भाषा, प्रशासन आदि की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। वहीं पतंजलि के महाभाष्य की बात करें तो इसकी रचना 150 ईसा पूर्व में हुई थी। यह उत्तर मौर्यकालीन इतिहास की क्या करता है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है कि मौर्यों के बाद का भारत कैसा था। इस बारे में जानकारी देने के लिए जाना जाता है अपने महाभाष्य को, ठीक है। संस्कृत साहित्य की बात करें, ये वाला कलर ले लेता हूं। संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसमें भास की 13 नाटक रचनाएं हैं, जिसे भास चरित है ना, 13 भास संकलन या चरित के रूप में जाना जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, भास घटना चक्र, मैं लिख देता हूं, भास घटना करके, घटना चक्र ऐसे करके नाम है इसकी। 13 रचनाएं है ना, मैं संकलन को बता रहा हूं। शूद्रक का आपका नाटक है मृच्छ कटिकम, जिससे तत्कालिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। साथ ही साथ कालिदास की एक और रचना है मेघदूतम, और है इसका रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। यहां पे बाण भट्ट की है, एक सेकेंड, बाण भट्ट की रचनाओं में यहां लिख देता हूं। इसकी 2 रचनाएं हैं,
कादंबरी और हर्षचरित। ये उस समय के हर्ष के जीवन से लेकर के उसके शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है और साथ ही साथ उस समय के समाज की भी जानकारी देता है। और हर्षचरित में उस समय के जो तत्कालिक धार्मिक, राजनीतिक और जो भी सामाजिक स्थितियां थी उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। कालिदास किनकी जानकारी देते हैं, मैं भूल गया बताने को, आपको बता रहा हूं। कालिदास के मेघदूत में गुप्तकालीन समाज, संस्कृति, कला, साहित्य एवं राज दरबार का विस्तृत चित्रण देखने को मिलता है। संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है, आपको पता होगा, और ये धर्म साहित्य में आता है। उस समय के जो प्रारंभिक चोल, चेर, पांड्य राजाओं की जानकारी देता है। कावेरी पत्तम का उल्लेख मिलता है और इसे बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता होगा, इसका उल्लेख मिलता है कावेरी पत्तम का। साथ ही साथ यवन यानी कि रोमन व्यापार की भी जानकारी मिलती है। काली मिर्च के निर्यात की जानकारी मिलती है और समुद्री व्यापार उस समय किस तरीके से किया जाता था इनके बारे में जानकारी मिलती है। यह इसका जो काल है ईसा की प्रारंभिक 4 शताब्दियों का संकलन है, जिस संकलन में प्रमुख संकलनों की हम बात करें तो एट्टू टोके, पत्तू पत्तू और पदिनेन कीलकन्नकू का नाम उल्लेखनीय है। एट्टू टोके की बात करें तो 8 कविताओं का संकलन है, वही पत्तू पत्तू की बात करें तो 10 गीतों का संकलन है। और साथ ही साथ एक संकलन है पदिनेन कीलकन्नकू, जिसमें वीर गाथाएं, प्रेम, युद्ध और उस समय के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। कविताओं के माध्यम से ही ये सारी जानकारी मिलती है जो मैंने बताया, ऐतिहासिक महत्व को लेकर के जो लिखा है उसको, है ना। इसकी विशेषता है कि तमिल समाज का विस्तृत वर्णन देता है, साथ ही साथ प्राचीन दक्षिण भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सब में प्राकृतिक आएगा, सब मतलब सब में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यही बातें हैं। ठीक, अब बातें करते हैं कि इनका महत्व क्या है। तो ऊपर में आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, एक एक बार में और बात कर देता हूं कि राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है साहित्यिक स्रोत, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जहां पे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों को मिला करके हम सटीक जानकारी ले सकते हैं, इसलिए साहित्यिक स्रोत बड़े महत्वपूर्ण है, पुनर्निर्माण में सहायक है। साथ ही साथ ये जो स्रोत हैं राजाओं की उपलब्धियों, विचारों, राजकवियों के बारे में बता देते हैं ना। सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि उस समय समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था उस समय की कैसी थी, वर्ण व्यवस्था, महिला स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी देता है कि आर्थिक जीवन में कृषि, वाणिज्य, व्यापार को लेकर के जानकारी हमको देता है। साथ ही साथ धार्मिक विचारों को लेकर के जानकारी देता है कि धार्मिक विचार उस समय तत्कालिक लोगों के धार्मिक विचार कैसे थे, इनके बारे में जानकारी देता है। शिक्षा को लेकर के कि उस समय शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, किस प्रकार से दी जाती थी और किन किन विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, विषय कौन कौन से हुआ करते थे उस समय के, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। नगरों के विकास के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं और व्यापार की जानकारी तो प्रदान करते ही हैं, प्रशासन की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ विदेशी व्यापार की जानकारी प्रदान करते हैं। सिंपल है। अब इनका भी क्या है, कुछ सीमाएं हैं। अधिकांश ग्रंथ क्या है, धार्मिक हैं और अनेक ग्रंथों के परिक्षेप हुए हैं, एडिटिंग हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रारंभ में क्या था, महाभारत में 800 श्लोक थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए। वही रामायण में भी ऐसा हुआ कि प्रारंभ में कम श्लोक थे, बाद में बढ़ गया, तो इसमें एडिटिंग हुए हैं। साथ ही साथ कालक्रम भी स्पष्ट नहीं है। एवं एक समस्या और है कि कई विवरण क्या है, पौराणिक और काल्पनिक है। काल्पनिक विवरण इस तरीके से हैं कि उदाहरण दे रहा हूं मैं जस्ट, कि कोई एक रानी
या फिर कोई एक महिला जब रोती है तो उसके रोने से एक तालाब बन गया। इस तरीके की बातें हैं, इतनी कल्पनाएं हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि शिलालेखों, सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों से क्या होती है, करनी पड़ती है, क्योंकि कई राजाओं का महिमा मंडन इस तरीके से है, उनके जो क्या है पराजय है उनका जिक्र नहीं मिलता, तो बाकी चीजों से भी पुष्टि करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि साहित्यिक जो स्रोत हैं वो अकेले पर्याप्त नहीं है इतिहास के निर्माण में, इसके लिए दोनों को मिलाकर के इतिहास निर्माण करना पड़ता है, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों को लेकर के। चलिए ये हो गया ना, नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं मैं। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया है, ठीक। इन सबको तो हमने देख ही लिया है, हमने साहित्यिक स्रोत को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं विदेशी संदर्भ। भाई संदर्भ लिख देता हूं यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भाई, आइए चलिए, ये इसके देखना है। विदेशी विवरण में रामचंद्र शर्मा बात करते हैं यूनानी यात्रियों की और रोमन यात्रियों के भी बारे में बात करता है, साथ ही साथ चीनी यात्रियों की बात करता है और आपके अरबी यात्रियों की और अन्य विदेशी यात्रियों की बात नहीं करता। तो दोनों पे बात करेंगे और चीनी तीनों पे बात करेंगे, मतलब यूनानी में, रोमन में और चीनियों को लेकर के। तो चलिए करते हैं बात और देखते हैं भाई। ये तो इसको मैं पढ़ देता हूं। विदेशी यात्रियों, राजदूतों और विद्वानों के विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य एवं अभिलेखों की पुष्टि करने के साथ साथ उन घटनाओं की जानकारी भी देते हैं जिनका उल्लेख भारतीय स्रोतों में नहीं मिलता बिल्कुल भी। विदेशी स्रोतों का इसलिए अत्यंत महत्व है। भारतीय स्रोतों की पुष्टि एवं तुलना करने में क्या है, सहायक है। साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है उस समय की। भारतीय इतिहास के कालक्रम के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे है उसको आगे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत के विदेशी व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय वर्णन भी उसमें दिया गया है, मतलब साहित्यिक जो विदेशी स्रोत है उनमें, ठीक, विदेशी व्यापार का जिक्र मिलता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे यूनानी स्रोत के बारे में बात करते हैं, जैसे लेखक ने बात किया है, ये मैंने बताया यूनानी स्रोत, तो पहले लेकर के इनको बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर। ये यूनानी स्रोत, सिकंदर का आक्रमण को लेकर के जानकारी मिलती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को लेकर के जानकारी मिलती है। भारतीय ग्रंथों में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके आक्रमण का इतिहास मुख्यतः यूनानी लेखकों पर ही क्या है, आधारित है कि भारत में सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया था, आक्रमण किया था। साथ ही साथ सद्रकोततस है ना, सद्रकोततस, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है। जैसे कि हम भाषा के भाई दूसरे भाषाओं को नहीं जानते, तो हम लोग अपनी भाषा में कह देते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश को हम नहीं जानते तो कई स्थानीय लोग क्या कहेंगे, उसको बर्दर बोल देंगे, बर्दर को। तो ऐसी ही हुआ उन लोगों के साथ में, यूनानी नहीं जानते थे हिंदी को, तो चंद्रगुप्त को उन्होंने सद्रकोततस कहा, ठीक ना। और ये सद्रकोततस क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है, जैसे मैंने बताया। यूनानी लेखकों ने सद्रकोततस का उल्लेख किया है। इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है। यही पहचान प्राचीन भारत के कालक्रम के निर्धारण का सबसे बड़ा स्रोत मानी महत्वपूर्ण आधार है। ये ऐसे है कि देखिए, सिकंदर ने अटैक किया 326 ईसा पूर्व में, ठीक, और एक साल के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, सत्तारूढ़ हुआ मगध की गद्दी पे। तो अब इतिहास का इस तरीके से लेखन किया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्राचीन भारत के इतिहास के कालक्रम का क्या होता है, निर्धारण होता है कि सद्रकोततस सिकंदर के आक्रमण के बाद एक साल के बाद में या 2 साल के बाद में क्या हुआ, गद्दी पे आरूढ़ हुआ। तो इसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। अब इसे समझिए थोड़ा सा, मैं आप लोगों को लिंक करता हूं, एक सेकेंड। ये सिकंदर के 2 सेनापति थे। जल सेनापति थे आपके नियारकस और थल सेनापति थे
सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस, देखिए जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो नियारकस और सेल्यूकस दोनों को बराबर बराबर हिस्से मिल गए। तो सेल्यूकस निकेटर को अफगानिस्तान का एरिया मिला जिसमें हिरात, काबुल, गंधार ये सारे एरिया आते थे, और इन दोनों के बीच में अब दोनों की सीमाएं एक साथ टकराई, मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस निकेटर की। तो दोनों में युद्ध हुआ, स्वाभाविक रूप से युद्ध होना था, और दोनों में युद्ध जब हुआ तो सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। इसी पराजय से संधि हुई, और इस संधि में हेलेना जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, मैं बता देता हूं आपको, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। और इसी मैत्री संबंध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत भेजा 1 या 2 साल के बाद में मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कैसे था? पूरा कनेक्ट मैंने कर दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, यूनानी राजदूत था। प्रसिद्ध ग्रंथ, इसकी प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, और इंडिका में इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था एवं नगर व्यवस्था के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसकी कुछ सीमा है, इसमें कुछ अतिरंजक एवं भ्रामक विवरण है। कैसे है कि भारत में ऐसी चींटियां पाई जाती है जो क्या करते हैं? सोने को निकालते हैं, इस तरीके की बातें हैं। और साथ ही साथ जो हम बाहर से आए तो हम जो देखते हैं वो कई बार सत्य नहीं होता। तो ऐसी बातें देखने को मिली है कि मेगास्थनीज अपने इंडिका में लिखता है कि वहां क्या नहीं था? दास प्रथा नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य दासों का जिक्र करता है। दास दासियों के साथ में इस तरीके से ट्रीट किया जाता था हमारे यहाँ भारत में कि पता नहीं चलता था कि वो दास दासियां हैं, दास हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है? सीमाएं हैं। ठीक, पूरा एकदम सत्य नहीं है भाई। ग्रीक और रोमन ग्रंथ की बात करें तो इनमें आपका पेरिपस ऑफ द इथेरियन सी जो 80 से 115 ईस्वी के आसपास में लिखी गई थी, अज्ञात लेखक द्वारा रचित है। इसके लेखक कौन है वो ज्ञात नहीं है हमको। ये लाल सागर, फारस की खाड़ी एवं भारतीय महासागरों के रोमन व्यापार के बारे में वर्णन मिलता है कि किन किन वस्तुओं का वर्णन उस समय आयात निर्यात किया जाता था, इनके बारे में जानकारी देता है। भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की भी जानकारी प्रदान करता है। टॉलमी का भूगोल, टॉलमी का जो भूगोल है उसका रचना काल है 150 ईस्वी, और प्राचीन भारत के भूगोल एवं व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही साथ प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका यानी कि प्राकृतिक इतिहास, पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है और उस समय के रोमन यानी कि इटली व्यापार का विस्तृत वर्णन देता है। प्रमुख चीनी यात्रियों की अब बात करें तो चीनी यात्री है आपके फाहियान। इसका नाम था फा ही हैन, ऐसा कुछ नाम था, देखिए फा हिन करके, क्योंकि चीनी लोग क्या करते हैं इस तरीके से नाम होता है, ली, मिस्टर ली, चीन चोंग चिंग, इस तरीके से चीनी नाम है ना। और साथ ही साथ हेन सॉन्ग का नाम था हेक्स ज्वेन जोंग, हम लोगों ने उसको हेन सॉन्ग बना दिया क्योंकि हम लोगों को ऐसे वर्ड बोलने नहीं आते थे। तो समझ लीजिए आप, एक ही है सब नाम, ठीक, इसमें सब चलेगा। आप लोग कुछ भी बोले, फाहियान बोले, फाहियान बोले, या हेथ सॉन्ग बोले, या हेन सॉन्ग बोले, ठीक है। सॉरी, आगमन, फाहियान का आगमन हुआ था 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, के समय में भारत आया था। बौद्ध धर्म का अध्ययन एवं तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसकी जानकारी, ये किसकी जानकारी देता है तो गुप्तकालिक समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। हेन सॉन्ग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में आया था। इसका भी उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, और ये हर्षवर्धन के शासन, शिक्षा, विशेषतः नालंदा के बारे में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। समाज एवं धर्म, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक एवं की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो लेखकों को आप जान लीजिए। ग्राम चित्र के बारे में कवि ने चर्चा की,
सॉरी लेखक ने चर्चा की है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। अधिकांश क्या है, भारत गांव से ही बना है। अधिकांश जो जगह है वो गांव है, तो प्राचीन काल में भी गांव थे। हमने जब गांवों को अच्छे खासे देख लिए, पढ़ लिए, तो हमने आधे भारत को जान लिया, ऐसा है। तो इसलिए ग्राम चित्र को लेखक करना आवश्यक समझते हैं। ग्रामीण जीवन, परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवहार प्राचीन भारतीय समाज को समझने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आज भी अनेक ग्रामीण परंपराओं में प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अवशेष क्या है दिखाई पड़ते हैं। सीधा पढ़ाऊं, समझ में आ गया होगा। ग्रामीण चित्र का इसलिए भी महत्व है कि प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना को समझने में क्या है, सहायक है। साथ ही साथ जो ट्राइबल्स हैं, कबीलाई जनजाति हैं, सामुदायिक जीवन की विशेषताओं का ज्ञान हमें पता चलता है जब हम गांवों का अध्ययन करते हैं। परिवार, विवाह एवं सामाजिक संस्थाओं के विकास की जानकारी मिलती है कि गांव से ही शहरीकरण, इस तरीके की बातें आई, तो इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ संस्था है, जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि वैश्यों की एक संस्था है और विभिन्न कार्य करने वाले लोगों की अलग से संस्था बनाई जाती है, तो इन संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समय किस तरीके से गांव के मुखिया होते थे, किस तरीके से गांव का संचालन होता था, शासन प्रशासन का, उनके बारे में जिक्र मिल जाता है। जाति व्यवस्था एवं सामाजिक भेदभाव की निरंतरता का भी अध्ययन मिलता है कि जाति व्यवस्था किस तरीके से उभरती गई और बढ़ती गई, इनका उल्लेख मिलता है जब हम गांव का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ धर्मशास्त्रों में वर्णित सामाजिक नियमों की व्यवहारिक समझ स्पष्ट होती है कि नहीं, जो धर्मशास्त्र में लिखा है स्पेशली उसी के अनुसार से आचरण किया जाता है। इसकी स्पष्ट जानकारी हमको मिल जाती है जब हम ग्रामों का अध्ययन करते हैं, ग्रामों को देखते हैं। साथ ही साथ इसकी प्रमुख विशेषता जो मैंने बातें की वही थोड़ी सी अलग टाइप की गई है। सामुदायिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उत्सव, त्योहार एवं धार्मिक अनुष्ठान सामूहिक रूप से मनाए जाते थे। इससे प्राचीन कबीलाई सामंजस्यवादी या समन्वयवादी स्वरूप की झलक मिलती है। साथ ही साथ कबीलाई एवं जाति निष्ठा का पता चलता है। गांव में कबीले एवं जाति के प्रति वफादारी लंबे समय तक बनी रही। सामाजिक संबंध जाति एवं समुदायों पर आधारित रहे हैं। ठीक, सीधा सीधा है। परिवार एवं विवाह की संस्था के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों एवं लोक परंपराओं से परिवार और विवाह संबंधित प्राचीन प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। सीधा सीधा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जाति व्यवस्था की बात करें तो उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उच्च जातियों द्वारा कुछ कार्य जैसे कि गाय को दूहना एवं हल चलाना निम्न समझे जाते थे। जो उच्च जाति हुआ करती थी गांवों में, वो जैसे हल चलाने वाले को, किसानों को, और दूध जो निकाला करते थे, दूहने वाले होते थे, उनको क्या समझते थे, निम्न समझते थे। इसके बारे में जानकारी मिलती है। और यही निम्नता धीरे धीरे किसका जन्म हुआ, छुआछूत, अस्पृश्यता, इसे छुआछूत बोलते हैं ना, अमानवीय छुआछूत का जन्म देखने को मिलता है। लैंगिक असमानता, सामाजिक असमानता केवल जाति तक सीमित नहीं रही थी बल्कि स्त्री पुरुष संबंधों में दिखाई देती है। सती प्रथा का दिखाई देना, महिलाओं के साथ में असमानता, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे महिलाओं की बात है। महिलाओं को क्या नहीं दिया जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, किसी संगठन में लीडरशिप करने का अधिकार नहीं था। ये लैंगिक असमानता भी दिखती है। साथ ही साथ सती प्रथा दिखाई पड़ती है। सती प्रथा की बात करें, हम प्राचीन भारत की बात करें, सती प्रथा आपको दिखाई पड़ती है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। इसको आप लोग याद रखेंगे, एरन अभिलेख है ना, अभी लिख देता हूं यहां पे, ठीक, एरन अभिलेख में दिखाई देता है। सामाजिक निरंतरता, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं सार्वभौमिक मताधिकार के बाद भी आज भी लेखक ये बात कर रहा है, जैसे प्राचीन काल में था उस आज भी बोल रहा है लेखक, ठीक है। मताधिकार के बाद भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत पूर्वाग्रह लंबे समय तक बने रहे। इससे प्राचीन सामाजिक संरचना की निरंतरता का क्या चलता है, पता चलता है। बहुत पुराना है ये सारी चीजें, जो अभी तक लोगों के मनोमस्तिष्क में जाति प्रथा, छुआछूत का भेदभाव ऊपर नहीं उठ पाया है, इस बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। इसमें बातें की गई हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हमने दोनों की बातें कर ली, ये देखिए।
इसके बारे में मैंने बातें कर ली, ग्राम चित्र के बारे में। अब प्राकृतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा चर्चा लेखक करते हैं, मैं कर देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये प्राकृतिक विज्ञान के बारे में ही बात है, बस यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान को लेकर के बातें हैं। इनमें बात करते हैं कि ये प्राकृतिक जो विज्ञान है प्राचीन इतिहास के तथ्यों की वैज्ञानिक पुष्टि करता है। जब हम वैज्ञानिक रूप से इतिहास का अध्ययन करते हैं तब साथ ही साथ पुरातात्विक अवशेषों की आयु, संरचना एवं उत्पत्ति के निर्धारण करता है कि भाई ये कितने समय का है, ये बताने में सक्षम है। जैसे रेडियो कार्बन C40 मैंने जिक्र किया था। प्राचीन मानव पर्यावरण, कृषि एवं सभ्यताओं के अध्ययन करने में क्या है, सहायक है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान से क्या करता है, वैज्ञानिक पुष्टि हो पाती है और यही वैज्ञानिक पुष्टि आगे चल के इतिहास लेखन को अधिक प्रामाणिक और प्रामाणिक बनाती है। ठीक है, प्रमुख प्राकृतिक विज्ञान एवं उनका योगदान। जो प्रमुख प्राकृतिक विज्ञान है उनका क्या योगदान है भारतीय इतिहास के निर्माण में, इनको देखते हैं तो रसायन शास्त्र का है। धातुओं, मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों एवं अन्य पुरा अवशेषों की संरचना का अध्ययन संभव हो पाता है। अवशेषों की आयु एवं संरक्षण में सहायता मिलती है। भूविज्ञान की बात करें, भूमि विज्ञान की बात करें तो ये चट्टानों, मिट्टी, भूस्रोतों का अध्ययन के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन बस्तियों एवं सभ्यताओं के विकास तथा प्राकृतिक परिवर्तनों की जानकारी हमें प्रदान करता है भूविज्ञान से। ठीक है, सीधा सीधा है, कुछ नहीं है ये, है ना। और जीव विज्ञान क्या करता है, मानव, पशु एवं पौधों के अवशेषों का अध्ययन की जानकारी हमें मिलती है। प्राचीन भोजन, कृषि, जलवायु एवं पर्यावरण की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ मानव विकास एवं जीवन शैली के पुनर्निर्माण में क्या है, जीव विज्ञान सहायक है। ठीक, इतनी बातें हैं टोटल बस। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूं, यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गया है, नेक्स्ट स्लाइड मैं ला देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आ गया है। अब हमने इनका पूरा बातें कर ली है, साहित्यिक स्रोत की भी बातें कर ली हैं, विदेशी संदर्भ विवरण की भी बातें कर ली हैं, इन दोनों की भी बातें कर ली है, ग्राम चित्र और प्राकृतिक विज्ञान का। अब बातें करने वाले हैं इतिहास बोध को लेकर के। क्या प्राचीन भारत के लोगों का कोई इतिहास बोध था? इतिहास बोध का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए। इतिहास बोध का मतलब है इतिहास का ज्ञान। क्या प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का ज्ञान था? क्या वे लोग इतिहास लिखना जानते थे? हाँ या नहीं? इन्हीं को लेकर के ये चर्चा है, इतिहास बोध। तो इतिहास बोध का अर्थ है अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों और परिवर्तनों को समय क्रम में समझना तथा उनका लेखा जोखा करना। क्या लेखा जोखा की प्रवृत्ति थी भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास में? इन्हीं को लेकर के ये देखिए मैंने लिख दिया है, क्या प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था या नहीं था? यह प्रश्न लंबे समय तक यह आरोप लगाया गया है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास का बोध नहीं था, परंतु ऐसा नहीं था। वास्तव में उन्होंने आधुनिक या यूनानी शैली में, जिस तरीके से यूनानियों ने लिखा उस तरीके का इतिहास नहीं लिखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें इतिहास बोध का अभाव था। इतिहास बोध का प्रमाण मिलते हैं, पुराण हमारे हैं, 18 पुराण हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके समक्ष की है। साथ ही साथ शिलालेख, अभिलेख, चरित्र साहित्य हैं जिसमें हर्षचरित है, इस तरीके से एग्जाम्पल दूं तो, और राजतरंगिणी जैसी रचनाएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिलालेखों के माध्यम से वे इतिहास का लेखन करते थे, चरित्रों के माध्यम से अपने कवियों को इतिहास लेखन करवाते थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतिहास लेखन का अभाव था, बल्कि इतिहास लेखन था, बल्कि वो अन्य रूप में था। साथ ही साथ मैं बात करूं तो इतिहास लेखन को प्राचीन भारत में पंचम वेद कहा माना, ऋषि मुनियों ने इसको पंचम वेद माना है इतिहास लेखन को। ठीक है, तो एक एक को देखते हैं, समझते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि प्राचीन काल में श्रेष्ठ पुरुष का जिक्र मिलता है, महापुरुषों का जिक्र मिलता है। तो
ऐसे आदर्शों को अपनाया जाता था जिससे पता चलता है कि भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन के साथ साथ श्रेष्ठता और अच्छे आचरण को भी मान्यता दी जाती थी। पुराण की बात करें, 18 पुराण है, आपको पता होगा 18 पुराण यहाँ पे लिखा है। 18 पुराणों की संख्या है। इनमें गुप्त राजवंशों के बारे में पुराण जानकारी देता है। गुप्त काल तक के राजवंशों की अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है पुराणों में। घटनाओं में स्थान, कारण और प्रभाव का उल्लेखनीय वर्णन देखने को मिला है। साथ ही साथ 4 युगों की कल्पना है, सतयुग, त्रेता, और इसे कृत युग भी कहते हैं सतयुग को। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये लोग क्या करते थे? चक्रीय गणना। मतलब चक्रीय गणना का मतलब है इस तरीके से, देखिए समझिए। सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और उसके बाद फिर से सतयुग, उसके बाद त्रेता, इस तरीके से चक्रीय गणना करते थे। तो इनको गणना का, भारतीय लोगों को गणना का अच्छा खासा नॉलेज था, यह भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें तो काल गणना तो थी ही थी। काल गणना भारतीय इतिहास में, और शिलालेखों के माध्यम से इतिहास लेखन करते थे, जिसमें उल्लेखनीय हैं आपके अशोक के शिलालेख और हाथी गुफा के शिलालेख। तो दोनों के बारे में भी बात करेंगे। अब काल गणना को लेकर के प्राचीन भारत में घटनाओं को विभिन्न संवतों के आधार पर दर्ज किया जाता था। विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, और शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ। वही गुप्त संवत की बात करें तो यह 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके जो है प्रारंभ करते थे चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट। ठीक। अशोक के शिलालेख की बात करें तो अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक भारत पर शासन किया, अखंड भारत पर शासन किया। शिलालेखों में शासन के 8वें से 27वें वर्ष तक के घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसी में ये प्रशासन के उल्लेख देते हैं, धर्म, नीति और कलिंग युद्ध के बाद हुए परिवर्तनों का महत्वपूर्ण स्रोत है इनके शिलालेख। तो इतिहास लेखन करवा रहा है भाई अशोक, पता चल रहा है ना इतिहास का उनके। हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसे लिखा गया है। यह प्रसिद्ध शिलालेख है। इसमें वर्षवार घटनाओं का जिक्र है कलिंग राज खारवेल को लेकर के, और यह प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन था। चरित साहित्य, चरित साहित्य की बात करता है लेखक तो उसमें हर्षचरित, आपका रामचरित, रामचरित मानस वाला रामचरित नहीं भाई, रामचरित पाल वंश के शासक हैं उनका है। विक्रमांक देवचरित, साथ ही साथ मुंसिफ वंश का जिक्र मिलता है। मुंसिफ चरित भी बोल सकते हैं, मुंसिफम ऐसे करके है। रास तरंगिणी, ये लोग चरित साहित्य है। लेखक हैं हर्षचरित के बाण भट्ट, जिसने कादंबरी की भी रचना की है और हर्षचरित की भी रचना की है। 7वीं शताब्दी इसका काल है, और सम्राट हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन से लेकर के उनके राजनीतिक जीवन और उनके विजयों का उल्लेख मिल जाता है। दरबारी जीवन का वर्णन इन्होंने किया है अपने चरित्र में, साथ अपने लेखन में। साथ ही साथ सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यद्यपि अलंकार और अति संयोक्ति है, फिर भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। बढ़ा चढ़ा करके हर्ष के बारे में बताया गया है, और उनकी कमियों को तनिक भी नहीं बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय से जो हार हुई है उनको भी नहीं बताया गया है, फिर भी इतिहास के लिए अच्छा खासा स्रोत के रूप में माना जाता है। रामचरित की रचनाकार हैं संध्याकार नंदी, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में रचना की, और इससे पाल शासकों जैसे रामपाल के लिए ये चरित्र लिखा गया है। रामपाल और कैवर्त के किसानों के संघर्ष का उल्लेख, उस घटना की जानकारी मिल जाती है। विक्रमांक देव चरित में लिखने वाले हैं बिल्हन, जिसमें चालुक्य शासक राजा विक्रमादित्य चतुर्थ के बारे में जानकारी मिल जाती है, और साथ ही साथ उनके उपलब्धियों और विजयों की जानकारी मिलती है। मुंसिक वंश की जानकारी अतुल की पुस्तकों में मिल जाती है, जिसका नाम मुंसिक वंश ही है, और 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा। उत्तरी केरल के मुंसिफ वंश के इतिहास की जानकारी मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। रास तरंगिणी की बात करें तो इनके लेखक हैं कलहन,
इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की है। कश्मीर के राजाओं के क्रमबद्ध इतिहास का जिक्र मिलता है। लोहार वंश है और कारकोट, इन वंशों की जानकारी देता है लाइन से, ठीक पहुंच से है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसका यह महत्व है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक कृतियों में से एक है रासतरंगिणी। इसको याद रखेंगे आप लोग। आधुनिक इतिहास लेखन के सबसे निकट मानी जाती है। बिल्कुल निष्पक्ष, जो हुआ है वही हुआ है, तो आधुनिक इतिहास के आसपास इसको गिना जा सकता है, उसी की तरह से लेखन है। इसमें घटनाओं का कालक्रम, स्रोतों का उपयोग और आलोचनात्मक दृष्टिकोण मिलता है कि जिस तरीके से भी हुआ है उस तरीके से कालक्रम, स्रोतों का भी उल्लेख किया गया है और साथ ही साथ आलोचना भी की गई है। जिस क्षेत्र में एक शासक की आलोचना करनी हो उसकी आलोचना भी है। तो देख सकते हैं कि आधुनिक इतिहास के बड़ी ही निकट है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत की तरह भला ही इतिहास लेखक प्राचीन काल में नहीं था, परंतु इतिहास लेखन अपने हिसाब से शिलालेखों के माध्यम से, ताम्रपत्रों के माध्यम से या फिर चरित्र के माध्यम से प्राचीन काल के राजा किया करते थे। इससे कहा नहीं जा सकता कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन नहीं था, परंतु इतना जो कहा जा सकता है कि आधुनिक और यूनानी लेखकों की तरह इतिहास लेखन नहीं था। ठीक है। इतिहास का निर्माण, इसको देख लीजिए, दिखा देता हूं। अब हम बात करेंगे इतिहास के निर्माण को लेकर के। तो चलिए करते हैं फिर। इतिहास के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, इन सारे स्रोतों को मिला करके देखा जाता है, समन्वय करके देखा जाता है। सबका क्या किया जाता है, समन्वय किया जाता है और निष्पक्ष रूप से इतिहास का निर्माण किया जाता है। पहली बात मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूं कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास मानव घटनाओं का निष्पक्ष तार्किक कालक्रम के अनुसार अध्ययन है, यह कह सकते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाइए। ठीक, ये इतिहास है। तो निष्पक्ष होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, साथ ही साथ कालक्रम के साथ इतिहास लेखन किया जाता है। विविध स्रोतों को एक साथ मिला करके देखा जाता है और जो सही है, जो तर्क संगत है, उसी को लिखा जाता है और निष्पक्ष लिखा जाता है। तो सबका क्या किया जाता है, समन्वय किया जाता है। किन किन का समन्वय किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों का समन्वय किया जाता है, साहित्यिक स्रोतों को मिला करके देखा जाता है, शिलालेखों का समन्वय किया जाता है, साथ ही साथ सिक्कों का समन्वय किया जाता है, विदेशी विवरणों का भी समन्वय किया जाता है और प्राकृतिक विज्ञान, जैसे मैंने बताया, और आनुवांशिक अध्ययन भी किया जाता है। इन सब को मिलाकर के इतिहास लेखन क्या किया जाता है। पुरातत्व का क्या महत्व है? यहां पे वही बातें हैं जो मैंने सबसे पहले स्लाइड में समझाई थी कि चलिए मैं लिख देता हूं एक बार और। इसमें बात करें तो आपका आ गया प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल, फिर आपका आ गया ऐतिहासिक काल। इसमें आपका आता है, जैसे मैंने बताया था, पाषाण काल आता है। इसमें आता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसमें 3 भागों में बांटा जाता है इसे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। पढ़ने की दृष्टि से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में इसे भी पढ़ते हैं, लेकिन अलग से
यहाँ पे बात करें तो मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोत इसका क्या है, केवल पुरातात्विक स्रोत है। केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसमें भी पुरातात्विक स्रोत क्या है, उपलब्ध हैं, साहित्यिक इसमें भी नहीं है। ठीक, चलिए लिख ही देता हूं भाई, साहित्यिक इसमें नहीं है। ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें दोनों है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों है, साहित्यिक और पुरातात्विक। इसे दरअसल 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक। ठीक है, तो जहां पे क्या नहीं है, प्रगतिहासिक एवं पोटो ऐतिहासिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक, इसका मतलब वही है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों के अध्ययन की प्रमुख आधार है। इन दोनों संस्कृतियों के अध्ययन का प्रमुख आधार है क्या, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, समझ रहे होंगे आसानी से। साथ ही साथ प्रगतिहासिक काल की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को समझने में सर्वाधिक उपयोगी है पुरातात्विक स्रोत। ठीक, पुरातात्विक स्रोत का महत्व यहां पे आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, पुरातत्व का महत्व या फिर पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। ठीक है, परंतु क्या है, केवल धार्मिक स्थलों के बजाय ग्रामीण एवं शहरी जीवन के अध्ययन की भी आवश्यकता है। ग्रंथों की ऐतिहासिक सत्यता की जांच का सबसे विश्वसनीय साधन है। इसमें ऐतिहासिक काल को समझने के लिए दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो क्या करें, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत को दोनों का मिलान कर लें। इसके लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है, उसी को यहां पे बोल रहा है। ऐतिहासिक सत्यता की जांच की सबसे विश्वसनीय साधन ऐतिहासिक काल के लिए, जिसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में माना जाता है। लेकिन मैं यहां पे आप लोगों को बता ही दूं भाई फिर से कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को इतने सबको पढ़ते हैं, लेकिन बांटने की ये है, बांटने का। ठीक है, ग्रंथों एवं पुरातत्व का समन्वय किया जाता है, साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि की जाती है जहां पे नहीं होता, जैसे कि ऐतिहासिक काल में कर लिया गया। पुरातत्व, प्रारंभिक पुरातत्वविद और खुदाई करके वैदिक एवं बौद्ध ग्रंथों में वर्णित स्थलों की खुदाई कराई गई, जिसकी पुष्टि की गई। ठीक है, परिणाम और ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं और इनकी ही तुलना करके इतिहास का निर्माण किया जाता है। सिंपल से बात है बस। रामायण एवं महाभारत काल के संदर्भ में दृष्टिकोण लेखक का दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण नहीं है भाई। लेखक ने जो कहा है मैं बता रहा हूं, मैं किसी धार्मिक बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए रामायण और महाभारत काल को लेकर के क्या है, पुराणों में वंश वृक्षों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, अधिक विश्वसनीय है। सीधा सीधा पढ़ रहा हूं, एक बार में समझ आ जाएगा। अयोध्या की खुदाई में लगभग 2000 ईसा पूर्व 2000 के नगर की पुष्टि नहीं होती है। कृष्ण से संबंध में प्रारंभिक शिलालेख एवं मूर्तियां 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। साथ ही साथ इसीलिए
इसीलिए क्या करना, इसीलिए महाकाव्य युग को ऐतिहासिक काल मानना उचित नहीं है। दोनों महाकाव्यों में विभिन्न कालों की समसामयिक अवस्थाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। बुद्ध एवं महावीर के तिथि संबंध में प्रश्न है। इनको लेकर के गौतम बुद्ध दोनों का काल, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का काल क्या है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है। परंतु पुरातात्विक साक्ष्य को देखें तो नगरों के प्रमाण अधिकांश 400 के बाद के मिलते हैं। तो इससे क्या किया जाना चाहिए, पारंपरिक तिथियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, लेखक ये बोल रहे हैं। शिलालेखों का क्या महत्व है, जैसे हमने ऊपर बिल्कुल आसानी से चर्चा किया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ेंगे ही भाई, उसको डबल नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का समय मेरे को बचाना होता है और मैं ऐसे नोट्स आपको नहीं देना चाहता जो लेंदी हो। बिल्कुल आप समझ जाएं, मैं ऐसे नोट्स बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे चीज़ों को देता हूं आप लोगों को। तो आपका समय ज़्यादा कीमती है मेरे से, क्योंकि आपको जल्दी ही अधिकारी बनना है। सिक्कों और ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। शिलालेख सिक्कों और ग्रंथों की अपेक्षा क्या है, अधिक प्रामाणिक है। राजा का शासनकाल, विजय, प्रशासन, समाज, धर्म एवं अर्थव्यवस्था की क्या है, जानकारी प्रदान करता है शिलालेख। साथ ही साथ भूमि अनुदान के शिलालेख भी मिले हैं, जिसमें नए राज्यों के उदय के बारे में जानकारी मिलती है, कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, समाज के परिवर्तन के बारे में, और उत्तर गुप्तकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसने क्या किया, सामंतवाद के विकास को बढ़ावा दिया। कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, मिलती है। सीमाएं की बात करें तो इनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। राजकीय प्रशस्तियों में अतिशयोक्ति मिलती है, जैसे कि उदाहरण के रूप में अशोक के अभिलेख में भी अशोक का महिमा मंडन है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में केवल समुद्रगुप्त के महिमा मंडन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का महिमा मंडन है, इसके अभिलेख है महरौली। एक अभिलेख आप लोग याद रखेंगे, महरौली का अभिलेख। महरौली का अभिलेख। सिक्कों का महत्व, जैसे ऊपर में मैंने बातें की हैं, एक एक ही बारे बात कर रहा हूं, है ना। केवल राजवंशों का इतिहास नहीं बताते, बल्कि व्यापार एवं वाणिज्य को बताते हैं, आर्थिक दशा को बताते हैं, और शहरीकरण को दिखाते हैं कि शहरीकरण किस तरीके से हुआ। धातु कर्म के प्रयोग को दिखाते हैं कि धातुओं से किस तरीके से सिक्के बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, सांचे कौन कौन से थे इनको बता देते हैं। साथ ही साथ धार्मिक प्रतीकों की भी जानकारी देते हैं, धर्म के बारे में भी जानकारी देते हैं, धर्म विश्वास के बारे में जानकारी देते हैं, धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी देते हैं। व्याकरण ग्रंथों का महत्व क्या है। पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य, इनमें पाणिनि एवं पतंजलि के ग्रंथ अपेक्षाकृत निश्चित काल वाले मिथकों से मुक्त हैं। ये मिथकों से क्या है, मुक्त हैं। ऐतिहासिक अध्ययन में अत्यंत क्या है, विश्वसनीय है। क्योंकि मिथकों से मुक्त हैं तो क्या है, निष्पक्ष रूप से जानकारी हमको प्रदान करता है। बात यह है आधुनिक इतिहास का निर्माण की प्रवृत्तियां, कि आधुनिक इतिहास का निर्माण अब किस तरीके से किया जाता है। तो पुरातत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, खोजी प्रवृत्ति में जो पाया गया है, प्रमाण पे विश्वास करते हैं समझने का, ये समझ लीजिए। पुरातात्विक पे अधिक महत्व देते हैं, प्रमाण खोज करके इतिहास लिखते हैं। ग्रंथों के वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उनके वैज्ञानिक रूप से तर्क के साथ में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, और तुलनात्मक इतिहास का भी प्रयोग करते हैं, सबकी तुलना कर लेते हैं भाई। साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की तुलना करके लिखते हैं। ग्रामीण एवं जनजातीय जीवन का भी अध्ययन करके उनके इतिहास को भी लिखा जा रहा है। साथ ही साथ प्राकृतिक विज्ञान एवं मानव अनुवांशिकी का उपयोग करके इतिहास लिखा जा रहा है, और बहु विषयों के साथ में, बहुविषयक दृष्टिकोण हर विषय के साथ में जोड़ करके इतिहास लेखन किया जा रहा है, ताकि अच्छा खासा किया जा सके निष्पक्ष रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने देखा कि किस तरीके से
इतिहास के निर्माण के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं और उनके आधार पर किस तरीके से इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और कल हम देखेंगे कि मैं स्लाइड लगा देता हूं ना, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बता देता हूं कि कल क्या देखेंगे, है ना। मैंने ये आपको पढ़ा दिया है चौथे चैप्टर में। तो अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख इतिहासकार, यानी प्राचीन भारत का इतिहास का निर्माण कैसे हुआ। क्या आप अभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उठा करके पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप पढ़ रहे होंगे? नहीं, बल्कि इतिहास का निर्माण प्रॉपर तरीके से हुआ, उनमें इतिहासकारों ने काम किया और आज का इतिहास कैसे है इनके बारे में आपको बातें करेंगे। हम इनके बारे में कल बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और बातें करेंगे भाई इतिहास के प्रमुख इतिहासकारों को लेकर के, इतिहास के निर्माण को लेकर के। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।